होता क्या है, जब भी कोई नया पार्टनर जुड़ रहा है तो व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर ऐड, न्यू पार्टनर ज्वाइन, तो ना उसका एक रेशियो दे रखा होगा कि 1/5 1x, मतलब कोई भी एक रेशियो में वो जुड़ रहा होगा, ठीक है। और तुम्हारे को ओल्ड पार्टनर्स का दे रखा होगा प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग, पार्टनर्स का रेशियो दे रखा होगा, ये फॉर एग्जांपल वाई रेशियो z दे रखा है, कोई भी वेरिएबल होगा, ठीक है। अब तुम्हें ये बोला होगा कि ये जो नया पार्टनर जुड़ रहा है वो कैपिटल कुछ ला रहा है और वो गुडविल कुछ ला रहा है ना। तो मेरे को पूरे फर्म की इन केस गुडविल दे रखी है, अगर मेरे को फर्म की गुडविल दे रखी है तो मैं कुछ नहीं करूंगा यार, मैं फर्म की गुडविल फॉर एग्जांपल ये दे रखी है, ठीक है, तो मैं इस रेशियो को, जो भी रेशियो है उसको उल्टा कर दूंगा, है ना। ये जैसे 1/5 है तो इसको 5 कर दूंगा और वो जो कैपिटल है उसमें से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल फर्म की गुडविल निकाल सकता हूँ, या फिर इसको वाई सा वर्सा करके 1/5 करके मेरे को ओवरऑल गुडविल दे रखी है, तो मेरे को मतलब वो जो नया पार्टनर ऐड हुआ है वो कितनी गुडविल लेके आएगा मैं वो निकाल सकता हूँ, दोनों ही केस निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई नया पार्टनर ऐड होता है तो ना उसकी निकलती है रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। और रीवैल्यूएशन हम लोग बनाते इसीलिए हैं क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये बिजनेस अब 10-20 साल से चल रहा है और 10-20 साल बाद कोई बंदा एडअप हो रहा है, तो हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट कुछ होगी, हमारे फर्नीचर की कॉस्ट कुछ होगी, XYZ जनरल रिजर्व की कॉस्ट कुछ होगी, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगी ना, या तो वो इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होगी। तो मेरे को वो चीज़ रीवैल्यूएट करनी पड़ेगी क्योंकि नए पार्टनर को तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि बिल्डिंग इतनी कॉस्ट की है, फर्नीचर इतने कॉस्ट का है, XYZ कॉस्ट इतनी है, वो मेरे को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। प्लस मेरा जो भी जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व किस किस में बढ़ता है, नए पार्टनर में, पुराने पार्टनर में, पुराने पार्टनर में, ओके। और देखो एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन इसी पे अभी HSC बोर्ड में आया था कि जब भी एक पार्टनर मर जाता है, फॉर एग्जांपल अ पार्टनर्स डाई या फिर अ पार्टनर रिटायर्स, तो उस केस में जो जनरल रिजर्व होगी वो उसे मिलेगी या नहीं, बताओ। इन केस तुम्हारा पार्टनर रिटायर कर जाता है या डाई कर जाता है तो उस केस में जनरल रिजर्व उसे मिलेगी या नहीं। सोच सोच सोच, बिल्कुल सही आंसर दिया है तूने। तो उसे मिलेगी उसके एग्जीक्यूटर लोन में या फिर उसको नॉमिनी को 100% मिलेगी उसको ना, ऐसे नुकसान नहीं होता कि जो छोड़ के चला गया उसको नहीं मारते, ठीक है। जनरल रिजर्व आपका मिल जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। अब देखो इस केस में इतना समझ आया ना, ठीक है। अपने को जनरली ना दो चीज़ बनानी होती है, एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट और एक अपने को बैलेंस शीट। अब देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी यहाँ DR होता है, यहाँ CR होता है ना, ऐसा ही होता है। अब देखो फॉर एग्जांपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारी जो बिल्डिंग की कॉस्ट थी वो बढ़ गई, बिल्डिंग जो थी वो एप्रिसिएट हो गई है, कैसे भी दे सकते हैं। देखो कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हारी बिल्डिंग की कॉस्ट 20% एप्रिसिएट हुई या 20% डेप्रिसिएट हुई या 3,000 रुपये बढ़ी या 4,000 रुपये घटी। इस केस में डायरेक्टली वी हैव टू टेक दिस अमाउंट एंड पुट इट इनटू द टेबल, बट इन दिस केस यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम द वैल्यू विच इज गिवन इन प्रीवियस बैलेंस शीट, है ना। फॉर एग्जाम्पल 20% एप्रिसिएट हुई तो पहले उसकी वैल्यू 400 रुपये थी, तो फिर एप्रिसिएट हो गई तो तेरे को 20% उसका निकालना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, लगभग 80 रुपीज़ बढ़ गई एप्रिसिएशन, तो 80 रुपीज़ यहाँ आएगा। नहीं नहीं नहीं,
400 के साथ ऐड होगा बैलेंस शीट में। अभी यही सिखा रहा हूं मैं कि ये जो एप्रिसिएटेड वैल्यू है ओनली दिस कम्स इन रीवैल्यूएशन अकाउंट, और जो तुम्हारी फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू कितनी हुई 400 प्लस 80, तो 480, तो 480 आएगी तुम्हारी एसेट्स में। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इससे रीवैल्यूएशन अकाउंट यही गलती होती है, ठीक है। तो रीवैल्यूएटेड यानी कि एप्रिसिएटेड या फिर डेप्रिसिएटेड वैल्यू ही आएगी रीवैल्यूएशन में, और असेट में पूरी वैल्यू आएगी द फाइनल वैल्यू, ठीक है। इतना समझ आया। इन केस अगर मेरे को दे रखा होता कि मेरी 4000 वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है या फिर 4000 वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो फिर तुम डीआर में डाल देते, ठीक है, 4000 ही डालते, 70,000 80,000 जो लिखी है वो नहीं डालते, या उसमें से माइनस करके वो नहीं डालते, सिर्फ जितना वैल्यू बढ़ रहा है या जितना वैल्यू घट रहा है वो डालने का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखने का है, ठीक है। अब देखो ये तुमने डाल दिया, जितनी भी एप्रिसिएशन होगी वो इधर डाल दोगे, जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी वो यहां डाल दोगे, ठीक है। हाँ, डेप्रिसिएशन डेबिट और एप्रिसिएशन वो इसको ऐड की तरह देख लेना। बाकी ये चीज़ देख लेना, जो चीज़ कम हो रही है वो ऑब्वियसली डेबिट में आएगी, जो चीज़ ज़्यादा हो रही है वो अपनी क्रेडिट में आएगी, ठीक है। हाँ, वैसे भी याद कर सकते हो डी। अब देखो इन केस तुम्हारी पूरे तुमने रिवैल्यूएट किया, रिवैल्यूएट करने में क्रेडिट साइड मेरी ज़्यादा आई, रुको, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट साइड मेरी 400 आई, ये वाली साइड मेरी 200 आई, तो सीधी बात है कि बिजनेस को 200 रुपये फायदा हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं इधर लिखूंगा प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड या कुछ भी लिख दो, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट गिवन, लैंग्वेज कुछ भी चलेगी, वैल्यू सही आनी चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट जो होगी दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएनएल रेशियो, जो भी तुम्हारा गिवन है, ठीक है, जो भी तुम्हारा पीएनएल रेशियो स्टार्टिंग में ही गिवन था, वो जो एक्स रेशियो वाई मैंने अभी बात की है, उस रेशियो में तुम्हें प्रॉफिट बांट देने का है, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस ये हो सकता है कि तुम्हारा ये जो डेप्रिसिएशन है ये ज़्यादा हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द वैल्यू डिक्रीजेस। अब वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमें ये फाइनल वैल्यू तो बैलेंस करनी होती है ना, तो इसका मतलब है यहाँ मुझे कुछ डालना पड़ेगा, तो यहाँ मैं डालूंगा लॉस। दूसरी गलती बच्चों की कहाँ होती है, दूसरी गलती बच्चों की ये होती है कि वो सोचते हैं क्रेडिट का मतलब तो पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे हम लॉस कैसे लिख सकते हैं, जबकि वो उल्टा चलता है। मतलब क्रेडिट के ऑपोजिट प्रॉफिट होता है, लॉस के ऑपोजिट डीआर होता है, ठीक है। ये हमेशा ऐसे चलता है क्रॉस में, बस बैलेंस करने का है, ठीक है। तुम्हारा फाइनल एजेंडा ये है कि इन दोनों वैल्यूज को मेरे को बराबर लेके आने का है। तो जैसे ही तुम लॉस को भी फिर पार्टनर्स को बांट दोगे इन दी रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, बस प्रॉफिट डाल दिया तुमने, लॉस डाल दिया, और तुमने ये वैल्यू बराबर कर दी, ठीक है। बस इतना सा करते हैं हम। अब कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय विदड्रॉइंग और ब्रिंगिंग द कैपिटल इन पार्टनर्स अकाउंट। अब देखो इसका सीधा मतलब क्या है कि जब मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं तो जो भी मेरा कैपिटल एडजस्टमेंट होगा वो मेरा कैपिटल एडजस्टमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ फर्म एंड द न्यू रेशियो। अब समझाता हूँ कैसे। देखो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो तुमने न्यू रेशियो निकाल दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, न्यू रेशियो अपन निकाल सकते हैं। न्यू रेशियो हमने निकाला, हमारे पास टोटल फर्म की कैपिटल भी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा न्यू रेशियो है 1:1:1।
कैपिटल है मेरे पास 3 लाख रुपए, मैंने बस कैलकुलेशन की वजह से फिगर ले लिया ये, ठीक है। अब देखो मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, बट इसमें फाइनल वैल्यू कुछ और आ रही थी तीनों पार्टनर्स की। ठीक है, कुछ वैल्यू आ रही थी। अब ये क्या कह रहा है कि कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकाउंट। अभी देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बंदे का जो भी ए है उसका पहले तो कैपिटल निकालनी पड़ेगी कि उसकी फाइनल कैपिटल है कितनी, 3 लाख है ना, काट दूंगा तो 1 लाख रुपए आ जाएगी। अब यहां पे जो वैल्यू आई है वो फॉर एग्जांपल 70,000 आई है, पर ये क्या कह रहा है कि दैट इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल और एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी। अब देखो डेफिशिएंसी है हमारे पास 1 लाख और 70,000 में 30,000 की डेफिशिएंसी है ना, तो 30,000 में इसमें ऐड करके यहाँ पे लाख रुपए कैपिटल लिख दूंगा। बस इतना सा ये टफ बनाने की कोशिश करेंगे, अपने को उससे लोड नहीं लेना है, अपने को बस उससे कैपिटल निकालने की है। कैपिटल निकालने के बाद अगर एक्सेस है तो माइनस कर देंगे, अगर डेफिशिएंसी है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। बस